हेलो एवरीवन। मैं उदित आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे डबल इंटीग्रेशन। और इस लेक्चर में मैं डबल इंटीग्रेशन को बेसिक से एडवांस तक पढ़ाऊंगा। अगर किसी को कुछ भी नहीं आता, इंटीग्रेशन के नाम पे कुछ भी नहीं आता, उन्होंने 11वीं 12वीं भी बर्बाद कर रखी है, कभी पढ़ा नहीं, तब भी वो इस लेक्चर को देख सकते हैं। उनको एक अच्छा फील आएगा। और अगर उनको डर लग रहा है कि मेरे सेमेस्टर एग्ज़ाम में डबल इंटीग्रेशन आने वाला है, मैं सॉल्व नहीं कर पाऊँगा, तो इस लेक्चर को पूरा देखो। मैं इस लेक्चर में इतना बता दूँगा, इतना समझा दूँगा, इतने सिंपल ढंग से समझाऊँगा कि सेमेस्टर में डबल इंटीग्रेशन का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सारा का सारा क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग सेशन को। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, डबल इंटीग्रेशन। तो डबल इंटीग्रेशन के पहले थोड़ा सा इंटीग्रेशन, सिंगल इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि आपका बेसिक ख़राब है, आपका बेसिक एकदम कमज़ोर है। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि पहले इंटीग्रेशन का बेसिक बेसिक बात बता दो कि इतना कम से कम ख्याल रखोगे तो थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं आएगा वाइल सॉल्विंग डबल इंटीग्रेशन। ओके, तो सिंगल इंटीग्रेशन। सिंगल इंटीग्रेशन, तो गाइज सिंगल इंटीग्रेशन में हमें एक ही बात ध्यान रखना है। दो चार फार्मूला में लिखाऊंगा, वो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो वो दो चार फार्मूले आपको याद रखने हैं इंटीग्रेशन के। फर्स्ट ऑल, एक आपको इंटीग्रेशन याद रखना है, एक्स टू द पावर एन डी एक्स, ठीक है। एक्स टू द पावर एन डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी, ऐसा होता है। एक होता है ई टू द पावर एक्स डी एक्स, इसका हो जाता है ई टू द पावर एक्स ही जाता है प्लस सी, ठीक है, प्लस सी। फिर एक आपको याद रखना है साइन एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। एक इंटीग्रेशन आपको याद रखना है कॉस एक्स डी एक्स, इसका होता है इसका होता है साइन एक्स प्लस सी, साइन एक्स प्लस सी। इतना इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, इतने बस, इतने फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए एटलीस्ट फॉर सॉल्विंग डबल इंटीग्रेशन। इतना आपको याद है, इसका क्वेश्चन आपको अगर दिखे तो अगर बना पाओ तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं एग्जांपल से सबका एग्जांपल लेता हूँ। जैसे इसका एग्जांपल लेता हूँ, जैसे क्वेश्चन आ गया एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स होगा, तो देखो ध्यान से फॉर्म पहचानो, एक्स टू द पावर एन डी एक्स। एन यहाँ पे क्या है, एन है हमारा टू, एन है टू। तो क्या होता था सिंपली एन प्लस वन, टू प्लस वन बाई टू प्लस वन प्लस सी। सो द फाइनल आंसर विल बी एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस सी, ठीक है। यहाँ तक बहुत ईजी है। और मैं देखूँ जब कि और क्वेश्चन अगर मैं करवाऊँ, एक्स थ्री एक्स क्यूब प्लस नाइन एक्स डी एक्स, ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से देखते हैं, थ्री एक्स क्यूब। तो एक बात ध्यान रखना कि किसी भी इंटीग्रेशन में, किसी भी इंटीग्रेशन में हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो ये इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है बेसिकली गाइज, इसका मीनिंग है कि इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जब है तो उसका आप रिस्पेक्ट समझो। हम लोग क्या करते हैं कि जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं कि किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो केवल एक्स यहाँ पे वेरिएबल होगा। एक्स क्या होगा यहाँ पे, वेरिएबल। और बाकी सब कुछ तुम्हें क्या सोचना है, बाकी सब कुछ कैसा ट्रीट करना है तुम्हें, एज अ कांस्टेंट, एज अ कांस्टेंट। बाकी सब कुछ कांस्टेंट की तरह
ट्रीट करो। ठीक है गाइस यहाँ तक। अब इसका मीनिंग आगे समझाऊंगा और ढंग से समझाऊंगा। तो 3x² प्लस 9x dx इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अब ध्यान से देखते हैं कि हमारा क्या है। क्वेश्चन इधर लिख लेते हैं फिर से। 3x³ प्लस 9x, 3x³ प्लस 9x dx। ठीक है, 3x³ प्लस 9x dx। अब इसमें ध्यान समझने वाली बात क्या है कि जब भी इंटीग्रेशन में यहाँ पे कुछ लिखा हो, बीच में प्लस हो या माइनस हो, और यहाँ पे कुछ लिखा हो ऐसे हो, तो हम लोग इंटीग्रेशन को ऐसे भी कर सकते हैं, इतना dx प्लस माइनस इतना dx, कुछ भी हो वहाँ पे। ठीक है, अब ध्यान समझना। यहाँ पे क्या है 3x², इस पे भी मैं dx लिख सकता हूँ, और बीच में प्लस, फिर यहाँ पे भी इंटीग्रेशन कर देते हैं 9x dx। ऐसा ही है यहाँ पे। ठीक है, और देखो अब ध्यान से समझना, कभी भी कांस्टेंट आ जाए इसको लिख लेना। कभी भी अगर इंटीग्रेशन में कांस्टेंट आ जाए तो उस कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं, उस कांस्टेंट को उस इंटीग्रेशन से क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा डबल इंटीग्रेशन, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछने जा रहा। देखो यहाँ पे x क्या है हमारा, वेरिएबल, क्या है वेरिएबल, और बाकी सब कुछ यू शुड ट्रीट एज अ कांस्टेंट। सो 3 हमारा यहाँ पे कैसा नंबर है, कांस्टेंट नंबर। तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर देंगे, 3 बाहर हो गया, x² dx प्लस 9x dx। यहाँ पे x क्या है तुम्हारा, x है वेरिएबल, x क्या है वेरिएबल, तो ये भी वेरिएबल है, तो 9 फालतू है यहाँ पे, तो फालतू लोगों को बाहर निकालते हैं, x dx, फालतू लोगों को बाहर निकालते हैं x dx। अब देखो x² का क्या हो जाएगा, x² का हो जाएगा x³ अपॉन 3। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा x⁴n का अगर हम इंटीग्रेशन करें विथ रिस्पेक्ट टू dx तो हमारा क्या हो जाता है, विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाता है x⁴n+1 बाई n+1, मतलब एक पावर बढ़ जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे मैंने देखा x² का क्या हो जाएगा x³/3। ऐसे ही यहाँ पे 9 मैंने बाहर निकाला था, कोई दिक्कत नहीं है। x का क्या हो जाएगा, x का पावर 1 है तो एक बढ़ जाएगा 2/2 प्लस c। ठीक है यहाँ तक एकदम बढ़िया। अब देखो, अब ध्यान समझते चलना यहाँ पर। अब मेरा क्वेश्चन आ जाए √x प्लस x⁴3/2, यहाँ पे मान लो कुछ और भी हो, जैसे 4√x और यहाँ पे हो 5x3/2 dx। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में प्लस है तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं 4√x dx प्लस इंटीग्रेशन 5x3/2 dx, 5x3/2 dx। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि वेरिएबल तो सर केवल x है, और यहाँ पे भी केवल x ही वेरिएबल है, और बाकी सब हमें ट्रीट करते हैं हम लोग कैसा, एज अ कांस्टेंट। सो हमारा 4 क्या हो जाएगा, 4 बाहर निकल जाएगा और √x अंदर रहेगा, dx कोई दिक्कत नहीं है। 5 बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 dx, 3/2 dx, कोई दिक्कत नहीं है। अब n का वैल्यू तुम्हें पहचानने आना चाहिए कि n का वैल्यू कितना है, आइडेंटिफाई करने आना चाहिए तुम्हें। तो ध्यान समझना, रूट का मीनिंग होता है, √x या कुछ भी, रूट का मीनिंग होता है कि समथिंग टू द पावर 1/2, समथिंग टू द पावर 1/2। तो ये इनडायरेक्टली यही लिखा हुआ है x⁴ 1/2। तो अगर ध्यान से देखें गाइज तो n का वैल्यू यहाँ पे 1/2 है और यहाँ पे n का वैल्यू 3/2 है। तो अब सिंपली अब सॉल्व करना है, तो कुछ रहा ही नहीं। अब क्या हो गया इसका, x⁴ 1/2 + 1/1/2 + 1, यहाँ पे हो जाएगा 5 बाहर, x⁴ 3/2 + 1/3/2 + 1। तो आंसर क्या हो गया फाइनल, 4
एक्स टू द पावर 3/2 बाई 3/2 प्लस 5 एक्स टू द पावर 5/2 बाई 5/2 हो गया। तो यही तुम्हारा क्या हो गया, फाइनल आंसर, फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब आगे समझते हैं आगे क्या है। अब इतना मैं बेसिक से इसलिए बता रहा हूँ कि आगे चल के यही चीज़ें काम आएंगी, बहुत ज़्यादा ही काम आएंगी। तो ध्यान समझना, एक और मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। कांस्टेंट वेरिएबल बहुत ज़्यादा मैटर रखता है पूरे इंटीग्रेशन में। ठीक है, इसलिए ध्यान समझना कि अगर मेरा इंटीग्रेशन 1 dx हो तो इसका क्या हो जाएगा बताओ, इसका क्या हो जाएगा। तो डायरेक्ट याद रखो, इसका क्या होता है x प्लस सी, मतलब अकेले 1 हो तो इसका क्या होगा x प्लस सी। अब कैसे होता है वो भी बता देते हैं। चलो प्रूफ करते हैं। 1 के बगल में अगर मैं x टू द पावर 0 लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज़ के पावर में अगर 0 हो तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 ही होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको अगर ध्यान से देखें तो ये n का वैल्यू यहाँ पे अब 0 आ गया है, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 भाई 0 प्लस 1 प्लस सी। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, x प्लस सी। तो समझ में ये 1 dx का कैसे होता है x प्लस सी, बहुत आसान है, ध्यान से याद रखना। अब मैं अगर कहूँ कि x के रिस्पेक्ट में हो रहा था तो x प्लस सी, मैं यही पूछूँ तुमसे कि dy अगर लिख दें यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो y का रिस्पेक्ट करना है यहाँ पे ऐसे नहीं बोल देना कि x प्लस सी होगा, बहुत ज़्यादा ही ब्लेंडर हो जाएगा दोस्त। यहाँ पे क्या होगा y प्लस सी, क्या होगा y प्लस सी, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू y हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे अगर देखें तो 1 इंटू वाई टू द पावर 0 dy लिखा हुआ है, तो y 0 प्लस 1 बाई 0 प्लस सी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये सब सॉल्व होता है। अब ये सब क्यों बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। अब आगे समझना, अगर मैं ऐसे लिख दूँ एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स, तो इसका अगर हम सोचें कि भाई ये तो बड़ा टफ है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें बस एक बात को ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि भाई जिसके रिस्पेक्ट में होता है, इसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वही हमारा केवल वेरिएबल है, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है। बाकी सब कुछ मैंने बोला है नहीं, ऐसा मैंने नहीं बोला है 1 2 3 4 5 यही केवल कांस्टेंट होता है, बाकी सब कुछ। तो ये y भी यहाँ पे कैसे ट्रीट करेंगे हम लोग, y को भी हम ट्रीट करेंगे एज अ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को अब तुम पढ़ चुके हो कि भाई कांस्टेंट देखते ही उसको बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि कांस्टेंट लोग अच्छे नहीं लगते हैं, वेरिएबल अच्छे लगते हैं कि जिनका वैल्यू कुछ लाइफ में बने, वेरी करता रहे, कुछ लाइफ में अचीव करें। कांस्टेंट नहीं बने रहे, अपना एवरेज लाइफ जी रहे हैं, तो वैसा नहीं बनना है, वेरिएबल होना है। तो इसीलिए वेरिएबल अच्छा लगता है, तो वेरिएबल को अंदर रखते हैं, इनको हटाते हैं। तो y हटा दिया मैंने, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में x क्यूब बाई 3। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, x क्यूब वाई अपॉन 3, ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर। और यही क्वेश्चन को मैं अगर चेंज कर दूँ, ऐसा कर दूँ, इंटीग्रेशन ऑफ y एक्स स्क्वायर डी वाई एक्स स्क्वायर डी वाई। अब तुम बोलोगे कि वो तो दोनों सेम ही क्वेश्चन हुआ, दोनों सेम ही क्वेश्चन हुआ, लेकिन सेम नहीं है दोस्त। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं, ना कि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर, हम ऐसा नहीं है कि एक्स ही केवल वेरिएबल होता है, कुछ और भी हो सकता है, जिसके रिस्पेक्ट में हम करते हैं वही वेरिएबल होता है। तो यहाँ पे एक्स कैसा हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट लोग मुझे पसंद नहीं है, वो एक्स हो या वाई हो, तो एक्स स्क्वायर हटाओ और वाई डी वाई। और इसका तो ना चाहते हुए भी तुम्हें इंटीग्रेशन आ ही चुका है कि इसका कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 2, तो फाइनल आंसर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2। ठीक है, यहाँ तक अंडरस्टूड। ठीक है, आगे देखते हैं। अब मैं क्वेश्चन अगर पूछ दूँ कि एक्स वाई जेड डी एक्स, एक क्वेश्चन पूछ दो एक्स वाई जेड डी वाई, और एक क्वेश्चन पूछ दो एक्स वाई जेड डी जेड। ठीक है, अब ध्यान से सॉल्व करना है इसको, हड़बड़ी में गलती मत करना। ठीक है,
ध्यान से कैसे सॉल्व करना होता है, ऐसे मैं कर रहा हूँ। देखना, पहला बात हम ध्यान रखेंगे कि किसके रिस्पेक्ट में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हैं? एक्स के रिस्पेक्ट। तो केवल एक्स ही हमारा वेरिएबल है, बाकी सब की फालतू है, कांस्टेंट है। तो हम वाई जेड को बाहर कर देंगे और एक्स डी एक्स, ठीक है, एक्स डी एक्स। वाई जेड ऐसा, और एक्स का कितना हो गया? एक्स स्क्वायर बाई टू। तो फाइनल आंसर कितना हो गया? एक्स स्क्वायर वाई जेड बाई, तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पे समझना, यहाँ पे y हमारा क्या है? y हमारा क्या है? y हमारा वेरिएबल है, y हमारा वेरिएबल है। तो यहाँ पे x और z कैसा ट्रीट होगा? कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो भाई लाइफ किसी का कांस्टेंट चल रहा है तो जरूरी नहीं कि हमेशा कांस्टेंट चलेगा, कभी वेरिएबल भी हो जाएगा। y अभी कांस्टेंट था, अभी वेरिएबल हो गया। तो टेंशन ना लो, तुम्हारा इंटीग्रेशन खराब था, मैं ठीक कर दूंगा। y डी वाई एक्स जेड और y का कितना हो जाएगा? वाई स्क्वायर अपॉन टू, वाई स्क्वायर अपॉन टू। फाइनल आंसर कितना हो गया? एक्स जेड वाई स्क्वायर अपॉन टू, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं, अब तो नहीं भी बताऊँगा तो बना दोगे। यहाँ पे जेड वेरिएबल है, जेड वेरिएबल है तो एक्स और वाई कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। उसको हम लोग बाहर निकाल देंगे, एक्स वाई को बाहर, और जेड डी जेड एक्स वाई और जेड स्क्वायर बाई टू, जेड स्क्वायर बाई, ठीक है, जेड स्क्वायर बाई। बस इतनी ही चीज़ों को ध्यान में रखना है, इतनी ही चीज़ों को ध्यान में रखना है। अगर इतना तुम्हें आता है तो और फर्दर इंटीग्रेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई तुम्हें रॉकेट साइंस नहीं बनाना है। जितना ज़रूरत है उतना सीखो, रेलिवेंट सीखो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं डबल इंटीग्रेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे डबल इंटीग्रेशन। डबल इंटीग्रेशन, तो डबल इंटीग्रेशन, कोई भी डबल इंटीग्रेशन है हमारा, ठीक है, एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई ऐसा कुछ होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ लिमिट्स होते हैं, यहाँ यहाँ यहाँ। तो ये हमें देता क्या है? ये हमें देता है एरिया, एरिया इन 2D रीजन, एरिया इन 2D रीजन, एरिया इन 2D रीजन। अब हम लोग समझेंगे कि ये सब कैसे निकलेगा, कैसे सॉल्व होगा, क्या स्टेप्स हैं, सिंपल स्टेप्स। जैसे हमने पीछे सारा सिंपल सिंपल मेथड देखा सॉल्व करने का, वैसे ही सिंपल सिंपल यहाँ पे भी देखेंगे कि कैसे ये सब सॉल्व होगा, ठीक है। तो अब स्टार्ट होता है डबल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन। तो डबल इंटीग्रेशन में एक टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन, टाइप 1 सिंपल क्वेश्चन दिया रहेगा। सिंपल क्वेश्चन क्या? जैसे इंटीग्रेशन करना है आपको, मतलब इवेलुएट डबल इंटीग्रेशन, लेकिन कोई रीजन नहीं दिया होगा, कोई रीजन हमें गिवन नहीं होगा, कोई रीजन हमें गिवन नहीं होगा, प्रोवाइड नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन सबसे इजी होते हैं। कैसे होते हैं ये? सबसे इजी। बस दो ही बात आपको याद रखना है, जब हम इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो तो उस समय बाकी सब क्या है हमारा? बाकी सब कुछ कांस्टेंट है। जब हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हो तो बाकी सब कुछ, वाई के अलावा बाकी सब कुछ क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब मैं अगर देखूं, से क्वेश्चन लिखूं, तो क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन है हमारा x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 3, और यहाँ पे दिया हुआ है हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, डी एक्स डी वाई, ऐसा हमारा क्वेश्चन। तो पहले तो एक और बात समझ लेते हैं कि कभी भी डबल इंटीग्रेशन होगा,
कोई फंक्शन यहाँ पे दिया होगा फंक्शन, और यहाँ पे या तो डी एक्स डी वाई होगा या तो ऐसा होगा डबल इंटीग्रेशन, कोई फंक्शन गिवन है हमारा और यहाँ पे डी वाई डी एक्स होगा। तो या तो पहले डी एक्स होगा या तो डी वाई, या तो डी वाई होगा फिर डी एक्स। तो ऐसे केस में अगर यहाँ पे x पहले है तो यहाँ पे हमारा इस अंदर वाले इंटीग्रेशन में लिमिट्स कैसा होना चाहिए, लिमिट्स शुड बी इन x में होना चाहिए। और ये जो बाहर वाला हमारा जो है, जो ये बाहर वाला है, ये बाहर वाला कैसे होना चाहिए, बाहर वाला हमारा होना चाहिए लिमिट्स शुड बी इन y, शुड बी इन y, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है y है, यहाँ पे क्या है बाहर वाले में y है। इतनी बातों का ध्यान रखना। और इस केस में अगर मैं देखूँ, इस केस में तो इस केस में हमारा क्या है, इस केस में अंदर वाला लिमिट कैसा होना चाहिए, यहाँ पे y है तो अंदर वाला होना चाहिए लिमिट्स इन y। और ये जो बाहर वाला जो है हमारा, ये बाहर वाला कैसा होना चाहिए, बाहर वाला होना चाहिए लिमिट्स इन x, क्योंकि बाहर क्या है dx है, ठीक है। ये बात ध्यान रखने वाले हैं। अब ये क्वेश्चन जो है हमारा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यही हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, कैसे स्टेप बाय स्टेप समझना कैसे अटेम्प्ट कर रहा हूँ। पहले मैंने देखा कि पहले मैं अंदर वाले को सॉल्व करूँगा, फिर बाहर वाले को सॉल्व करूँगा, ठीक है। अब मैंने देखा कि यहाँ पे dx लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, dx लिखा हुआ है। तो dx जब लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग क्लियर है, वही मैंने बोला कि जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे उसी को केवल वेरिएबल बोलते हैं, बाकी सबको कांस्टेंट बोलते हैं। तो x हमारा क्या हो जाएगा, वेरिएबल, और बाकी सब कुछ वो क्या हो जाएगा हमारा, कांस्टेंट। ये बातें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब जो है हमारा इंटीग्रेशन बहुत इजी हो चुका है, कुछ है ही नहीं इसमें। इंटीग्रेशन y इक्वल टू 0 से लेके y इक्वल टू 3 तक, यहाँ पे क्या है dx, तो y तो फालतू है, y किसी काम का है नहीं। तो y स्क्वायर को मैंने क्या किया, अंदर वाले इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया, और अंदर मैंने क्या रखा, केवल x स्क्वायर को रखा और dx को रखा x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 1। ये हमारा ये अंदर वाला इंटीग्रेशन हो गया, और बाहर क्या है dy, यहाँ तक कोई डाउट है कैसे मैंने किया, मैंने देखा कि भाई मेरा केवल x ही तो केवल वेरिएबल है, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है। अभी हम कब से पढ़ के चुके हैं कि भाई जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर निकाल देते हैं। तो कांस्टेंट को हमने क्या किया, इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया, और जो हमारा वेरिएबल था उसी को केवल मेन इंटीग्रेशन के अंदर रखा। तो अब मैं इसको सॉल्व करूँ तो y इक्वल टू 0 से लेके y इक्वल टू 3, और यहाँ पे y स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का कब से पढ़ रहे हैं, एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3, और लास्ट में हमें लिमिट्स रखना होता है। जब लिमिट्स गिवन हो तो हमें लास्ट में क्या रखना पड़ता है, लिमिट्स। सी प्लस सी जो लिखते थे वो लिमिट्स नहीं होता था तब लिखते थे, अगर लिमिट्स हो तो हमें लिमिट रखना पड़ता है। एक्स इक्वल टू 0 से लेके एक्स इक्वल टू 1, यहाँ पे हो गया dy, अब मैं अगर देखूँ तो
तो हमारा क्या हो जाएगा y इक्वल टू 0, यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू 3 और यहाँ पे वाई स्क्वायर, और x के जगह पे लिमिट का क्या होता है, सिंपल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो अपर लिमिट अगर मैं रखूँ x के जगह पे क्या रखना है 1, x की जगह पे क्या रखना है, तो 1 का क्यूब बाई 3 माइनस 0 का क्यूब बाई 3, 0 का क्यूब बाई 3 डी वाई। अब मैं अगर देखूँ तो y इक्वल टू 3 से लेके y इक्वल टू 0 हमारा क्या हो जाएगा y क्यूब, और ये कैलकुलेट अगर करें तो हमारा क्या आ रहा है 1/3 आ रहा है, 1/3 डी वाई, 1/3 डी वाई। अब तो एकदम सिंपल क्वेश्चन हो गया, केवल y में है, तो y हमारा क्या होगा यहाँ पे वेरिएबल, y हमारा केवल क्या होगा वेरिएबल, बाकी सब कुछ क्या होगा, अब बाकी सब कुछ वो क्या होगा हमारा कांस्टेंट। तो इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं, एक नया ही क्वेश्चन हो गया ये। तो अब क्या होगा 1/3, ये तो कांस्टेंट है तो इसको भाई बाहर फेंको जल्दी से जल्दी, बेकार है एकदम। y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3, वाई क्यूब डी वाई। तो हमारा क्या हो जाएगा 1/3, वाई क्यूब का कितना हो जाएगा y टू द पावर 4/4 प्लस सी। हमारा क्या हो गया y टू द पावर 4, एक सेकेंड, प्लस सी नहीं होगा गाइज क्योंकि यहाँ पे लिमिट्स है, तो लिमिट्स है तो लिमिट्स रखेंगे। लिमिट्स कितना है y इक्वल टू 3 से लेके y इक्वल टू 0, तो इसको रख दो 1/3 बाहर, यहाँ पे रखें अगर y टू द पावर y की जगह पर 3 रखना है तो 3 टू द पावर 4/4 माइनस 0 टू द पावर 4/4। हमारा आंसर सिंपली कितना हो गया 3 टू द पावर 4/4 इंटू 3। अगर ये अंदर चला जाएगा और ये तो 0 हो गया, तो 0 हो गया, तो ये हो गया हमारा 3, और एक 3 से एक 3 गया तो कितना हो जाएगा 27/4, 27/4। तो ऐसे हमारा ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है, ऐसा क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाता है। अब मैं एक ज़बरदस्त क्वेश्चन करा रहा हूँ, ज़बरदस्त क्वेश्चन है हमारा e टू द पावर y/x dy dx। यहाँ पे है हमारा y इक्वल टू 0 और यहाँ पे है हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे है हमारा x इक्वल टू 0 और यहाँ पे है हमारा x इक्वल टू 1। ठीक है, अब मैं इसको अगर देखूँ ध्यान से तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन अगर देखा जाए तो एक ही बात को हमें ध्यान में रखना होता है, इससे तो यही पढ़ रहा है। ठीक है, उस बात को ध्यान में रखते हैं। अब आगे आप समझ गए होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि पहले मैं अंदर वाले को सॉल्व करूँगा, तो यहाँ पे y मेरा क्या है, y है हमारा वेरिएबल, y क्या है वेरिएबल, और x क्या है हमारा कांस्टेंट। यहाँ पे बाकी सब के नाम पे तो x ही है। ठीक है, अब देखते हैं, मैं अगर सॉल्व करूँ तो इंटीग्रेशन x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, अंदर वाले को सॉल्व करता हूँ तो e टू द पावर y(x), तो e टू द पावर x का e टू द पावर x हो जाता था, e टू द पावर x का e टू द पावर x हो जाता था x के रिस्पेक्ट में, तो ऐसे ही e टू द पावर 2x कितना हो जाता था e टू द पावर 2x, लेकिन बाई 2 से डिवाइड करते थे। कब करते थे, जब लीनियर सब्स्टिट्यूशन हो, लीनियर सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे ध्यान समझना, यहाँ पे क्या है e टू द पावर y/x है और dy यही है। तो इसको ऐसे तुम देख पा रहे हो क्या कि ये ऐसा लिखा हुआ है कुछ e टू द पावर 1/x इंटू वाई, 1/x इंटू वाई dy। तो ये y के बगल में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा गया है। 1/x तो क्या है कांस्टेंट है, क्योंकि x यहाँ पे क्या है, x हमारा क्या है कांस्टेंट है, x हमारा क्या है कांस्टेंट है। ठीक है, तो अगर इसको मैं देखूं तो ये तो कांस्टेंट है, तो जब ये कांस्टेंट है तो
क्लियर बात है कि जिस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराया होता है, जो कोफिशिएंट होता है, उससे लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड देते हैं। तो ई टू द पावर वाई बाई एक्स, टू द पावर वाई बाई एक्स अपॉन वन बाई एक्स, अपॉन वन बाई एक्स। क्या हो गया इसका आंसर, ई टू द पावर वाई बाई एक्स बाई वन बाई एक्स। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करें अब, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ई टू द पावर वाई बाई एक्स अपॉन वन बाई एक्स। ठीक है, अब लिमिट रख दो, वाई इक्वल टू 0 से लेके वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी वाई, एक सेकेंड, डी वाई का तो काम हो गया, डी एक्स हो गया। अब बार वाला केवल रह गया है। अब पहले लिमिट रखते हैं, लिमिट रखो, x इक्वल टू 0, यहाँ पे है x इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर रखते हैं पहले। तो ये जो है तो ये बेसिकली ये अगर मैं देखूँ तो x ऊपर जब चला जाएगा, x ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ई टू द पावर वाई बाई एक्स, वाई इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। अब x में बाहर निकाल लूँ अगर, क्योंकि कांस्टेंट है, या फिर रखे रहो, y के जगह पे क्या रखना है, y के जगह पे रखना है एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस एक्स ई टू द पावर 0 बाई एक्स डी एक्स हो गया। अब मैं देखूँ अगर, तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, यहाँ पे हमारा हो जाएगा x, एक x से एक x गया तो e टू द पावर x माइनस x इंटू ई टू द पावर 0 लिखा हुआ है बेसिकली, ये ई टू द पावर 0। किसी के पावर में अगर 0 हो, तो उस 0 को कैसे सॉल्व करते हैं, ई टू द पावर 0 को 1 लिख देते हैं, बेसिकली 1 लिख देते हैं, dx। तो आंसर कितना हो गया, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 1, x ई टू द पावर x माइनस x dx। अब हम देखें अगर ध्यान से, तो यहाँ पे लगेगा बाई पार्ट्स। क्या लगेगा, बाई पार्ट्स। तो पहले बाई पार्ट्स को समझ लेते हैं। अगर इसको देखो, बीच में माइनस है, तो दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन लगा सकते हैं, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x ई टू द पावर x dx माइनस x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x dx हो जाएगा। अब इसको तो तुम सॉल्व कर लोगे, लेकिन हम केवल ई टू द पावर x का जानते हैं या तो x का जानते हैं। दोनों मल्टीप्लाई में आ जाए तो हम नहीं जानते हैं कि क्या होगा, दोनों मल्टीप्लाई में आ जाए तो नहीं जानते हैं। तो ऐसे के लिए क्या होता है, ये बाई पार्ट्स लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, बाई पार्ट्स। अगर कोई भी दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई में हो, ठीक है, तो वहाँ पे लगाना पड़ता है बाई पार्ट्स। मान लो ये u है और ये v है, एक u है एक ये v है, तो इसका बाई पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है, u बाहर कर दो, u पहले बाहर कर दो, और v dx माइनस du बाई dx इंटीग्रेशन v dx या होल dx, ऐसा होता है फॉर्मूला। तो मान लो एक एग्जांपल करते हैं पहले। एक मान लो फंक्शन है x और एक फंक्शन है e टू द पावर x dx। एक फंक्शन है x, एक है e टू द पावर x। तो यहाँ पे गाइस इसमें हमारा u कौन होगा या v कौन होगा, ये हम कैसे जानेंगे, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन होता है कि u कौन सा होगा, v कौन सा होगा। तो देखो u के लिए सिंपल रूल है आइलेट रूल, ठीक है, आइलेट रूल।
अब आईलेट रूल में क्या होता है भाई, आई से होता है ITF, मतलब साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स एक्सेट्रा। एल से होता है सिंपल लॉग, ए से होता है अल्जेब्रिक एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 4, टी से होता है ट्रिगो, मतलब साइन एक्स कॉस एक्स ये सब, ई से होता है एक्सपोनेंशियल ई टू द पावर एक्स। सबसे लास्ट में ये आता है। सबसे लास्ट में जब ये आता है तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि इसमें पहचानना है। तो देखो पहले ITF का प्रायोरिटी होता है, फिर लॉगरिथमिक का, फिर अलजेब्रिक का, फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल का, फिर एक्सपोनेंशियल का। तो एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में है तो ये तो नहीं होगा, अलजेब्रिक का पहले होगा, तो ये हो गया हमारा u, ये हो गया हमारा v। ऊपर फॉर्मूला दिख रहा है, लगाओ आराम से। x का कितना हो जाएगा, x का हो जाएगा हमारा बाहर कर दो, u है बाहर कर दो, और e टू द पावर x v है dx माइनस du बाई डी एक्स, मतलब है डिफ्रेंसिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, और v dx e टू द पावर x dx फिर होल dx। ठीक है, ध्यान से देखें, ये तो हो जाएगा x e टू द पावर x dx, तो e टू द पावर x ही हो जाता है, माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ x dx से कितना होता है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x कितना होता है 1, कितना होता है 1। और ये अंदर वाला अगर देखें, ये अंदर वाला क्या हो जाएगा, e टू द पावर x dx के रिस्पेक्ट में, तो इसका भी कितना हो जाएगा e टू द पावर x। फिर सबके बाहर में कितना है dx है, तो बाहर में क्या है dx है। और एक स्टेप बस, कहानी खत्म। x e टू द पावर x माइनस इसका भी कितना हो जाएगा e टू द पावर x, e टू द पावर x। तो हमारा यही हो गया। तो ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं बाई पार्ट्स वाला क्वेश्चन। अगर दो फंक्शंस आपस में कैसे हो, मल्टीप्लाई में हो, आपस में कैसे हो, मल्टीप्लाई में हो। अब ध्यान समझना, ये हमारा पार्ट था, ये हमारा पार्ट था। तो मैं अगर देखूं, यही था। तो इतने पार्ट को ही मैंने सॉल्व कर लिया यहाँ पे, इतने पार्ट को ही सॉल्व कर लिया। तो इतने पार्ट को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, एक्स ई एक्स माइनस ई एक्स। तो इसको तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स माइनस एक्स का कितना होगा यहाँ पे, एक्स का कितना होगा एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स स्क्वायर बाई टू। और सबके लिमिट में क्या है, एक्स से जीरो से लेके वन, जीरो से लेके वन। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक्स इक्वल टू जीरो से लेके एक्स इक्वल टू वन रखो, वन ई टू द पावर वन माइनस ई टू द पावर वन माइनस वन स्क्वायर बाई टू माइनस अपर लिमिट हो गया, लोअर लिमिट रखो, जीरो इंटू ई टू द पावर जीरो माइनस ई टू द पावर जीरो माइनस जीरो स्क्वायर बाई टू। अब ध्यान से देखें तो ये हो गया हमारा वन इंटू ई टू द पावर वन और ई टू द पावर वन, ये दोनों मर जाएगा, खत्म कहानी। तो ये बच्चा मेरा माइनस वन बाई टू, और ये माइनस, और ये ई टू द पावर जीरो का वैल्यू कितना आएगा वन, क्योंकि किसी भी चीज़ के पावर में जीरो हो तो कितना होता है वन। और ये जीरो इंटू ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो कितना होगा ये माइनस वन। तो फाइनल आंसर कितना हो गया, ये माइनस वन मिल के वन, और ये माइनस वन बाई टू, तो आंसर कितना आ गया वन बाई टू। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इस पार्ट वन में हमने देखा कि सिंपल डबल इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो आगे आएंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हमारे रीजन वाले क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ये आपका बेसिक पार्ट था जहाँ हमने पूरे बेसिक को कवर किया, आपके पुराने गलतियों को ख़त्म किया जो आपने 11th-12th में दोहरा किए थे, उसको ख़त्म कर दिया। अब कोई डाउट नहीं है, वेरिएबल कॉन्स्टेंट सब कुछ क्लियर है, इतना ही यूज आएगा गाइज। और बाई पार्ट्स को मैंने बीच में ही समझा दिया, बाई पार्ट्स क्या होता है, ये भी 12th का ही है। और जो अब आगे जो हम लोग देखेंगे वो सब क्या है, रीजन वाले क्वेश्चन। फिर हम लोग देखेंगे चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, यही ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबली यही क्वेश्चंस आते हैं। एक तो टाइप 1 से क्वेश्चन आता है जो आज हमने कवर किया, और एक यहाँ से क्वेश्चन आएगा और एक यहाँ से क्वेश्चन आएगा।
बस इतना ही क्वेश्चन आएगा आपके सेमेस्टर वाले एग्जाम में। तो आगे वाले लेक्चर में ये सब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो अगर आपको मज़ा आया हो तो अपने आप को शाबाशी दो और मुझे थैंक यू बोलो। तो टिल देन टाटा, टिल देन टाटा, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।